बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर कायद-ए-आज़म स्टेडियम में, जहाँ पर हमारे साथ जमात इस्लामी के मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, इम्तियाज़ बदवी साहब। आइए इनसे कोई सवाल जवाब करते हैं। जमात इस्लामी ने यहाँ पे मीरपुर में कौन कौन से काम किए आज़ाद कश्मीर में और क्या क्या आगे इनकी तरजीहात हैं। जी बदवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी मीरपुर का नहीं बल्कि मैं जिया यूथ का जनरल सेक्रेटरी हूँ और जमात का ही एक शुबा है वो। तो जमात इस्लामी की बरादर जो शोबा जात हैं, मदखल खिदमत हो गया और इसके अलावा जो तालीमी एजुकेशन सिलसिले में है बरादर तंजीम है रीड फाउंडेशन, ये शोबा जाते हैं और इसमें काम कर रही है। अल खिदमत फाउंडेशन ने पिछले साल जो ज़लज़ला आया था उस ज़लज़ले में 5.5 करोड़ के करीब जो टेंट, राशन और कुछ मकानात बना के दिए हैं लोगों को, ये लोगों की खिदमत की थी। और इसके अलावा जो अभी कोरोना का सेशन गुजरा है तो कोरोना के दौरान भी 1 करोड़ और 19 लाख से ज़्यादा रकम का जो राशन है, सिर्फ राशन वो तकसीम किया गया है अल खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफार्म से, और ये जमात इस्लामी का ही एक इदारा है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है, अल खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफार्म से जमात इस्लामी जो बच्चे यतीम हैं, जो जिनके वालिद का साया सर पे नहीं है, तो उन बच्चों को माहाना वजीफ़ा दे रही है। और मीरपुर में तो उन बच्चों की तादाद 250 के करीब है। ओवरऑल अगर पूरे पाकिस्तान में देखें तो तकरीबन 11,000 बच्चे बनते हैं। लेकिन हम ज़िला मीरपुर की बात करते हैं अगर, तो मीरपुर शहर और 2 हल्का जाते हैं, LA3 और LA4 में इस वक्त तकरीबन 240 या 50 के करीब बच्चे ऐसे हैं जिनको माहाना वजीफ़ा दिया जा रहा है। और इस वक्त जितने भी इशू हैं वो जिया यूथ उठा रही है, जिनमें मुलाजमतों का कोटा है कि जो मीरपुर के इदारे हैं, MDA हो गया, बल्दिया हो गया, महकमा शहरात हो गया या हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पर जो लोग शहर से बाहर के लोगों की अपॉइंटमेंट की जाती हैं या मेरिट से हटकर की जाती हैं या तकर्रियाँ या डाक विज़म पे, उसके हवाले से हमने एप्लीकेशन जमा करवा दी हैं और वो अपनी एप्लीकेशनें लेकर उसके मुताबिक फिर आगे कार्रवाई करेंगे। अभी जमात इस्लामी जिया यूथ ने रिसेंटली मीरपुर के अंदर एक विज़िट किया और खाड़क और नक्का 2 ऐसी जगह हैं राठियाँ कि वहाँ पर ट्यूबवेल बने हुए हैं तैयार हालत में, बिल्कुल कंप्लीट, बिजली का कनेक्शन तक हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर अभी तक 1.5 साल से उनका इफ्तिताह नहीं हुआ और वो लोग छोटे छोटे गैलन लेकर, बाल्टियाँ लेकर पानी लेने के लिए जाते हैं दूर से। इस इशू को भी जमात इस्लामी ने उठाया है और एक बाकायदा कैंपेन की सूरत में उठाया है। उसके हवाले से मुज़ाहरे वगैरह और जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनसे मुलाकातें हैं, ये सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उस ट्यूबवेल्सों को भी ऑपरेशनल करवा दिया जाएगा। तो ये बताएं कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए मुंतखब होते हैं या वैसे ही बंद कमरे में बैठ के जो है वो तकर्री कर दी जाती है? नहीं, इस तरह होता है कि जो हमारे अमीर मुकर्रर होते हैं ज़िले के, शहर के या मरकज़ के, तो वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए होते हैं। और इसमें बुनियादी चीज़ ये होती है कि कोई भी बंदा अपने ओहदे की ख्वाहिशमंद नहीं होता। जिसके अंदर ये ख्वाहिश पाई जाए कि ये ओहदा चाहता है तो उसको तो जमात से निकाल दिया जाता है कि ये बंदा अपनी ज़ात के लिए काम कर रहा है, अल्लाह की रज़ा के लिए तो कर नहीं रहा। तो हमारे जितने भी मामलात होते हैं, जो उमरा का इंतखाब होता है, तो वो होता है इस तरीके से कि उनको बाकायदा जो अरकान हैं वो वोट देते हैं और फिर अमीर मुकर्रर होता है। फिर अमीर मुकर्रर होने के बाद वो जो सेक्रेटरी मुकर्रर करता है वो अपनी पसंद से जिसको भी बेहतर समझता है कि मैं इसके साथ मुनासिब अंदाज में चल सकता हूँ, उसका नाम शूरा में पेश कर देता है कि इस बंदे के साथ ठीक है। तो शूरा उस पर डिस्कस करके या तो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है या सेलेक्ट भी कर सकती है। ये नहीं हो सकता कि अमीर उठे और कहे जी हाँ जी इसको मैंने सेक्रेटरी बना दिया, इसको जनरल सेक्रेटरी। ये नहीं होता, बंद कमरे में नहीं होता, बल्कि सबकी राय के जरिए होता है। और हमारे जमात इस्लामी में जितने भी फैसले होते हैं वो कसरत राय से, अरकान की मुशावरत से होते हैं। अरकान की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं होता। तो नहीं, आप क्या समझते हैं कि ये तरीकाकार ठीक है? इलेक्शन इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हर मतलब खासो आम जो है ना वो भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो मेरिट के ऊपर आ सकता है? वो बिल्कुल, क्या नाम है उसका, वो जो हमारी अल खिदमत फाउंडेशन है वो तो उसके लिए तो दरवाजे सबके खुले हैं। कोई भी अगर काम करना चाहता है वो अल खिदमत के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकता है। वो आए, वो कहे कि हाँ जी मैं अल खिदमत के प्लेटफॉर्म से काम करना चाहता हूँ, जी बिस्मिल्लाह, हमें कोई इतराज़ नहीं। और जिया यूथ जो जवानों का शोबा है, इसमें भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप जमात इस्लामी के रुकन हों, बल्कि मेंबर हूँ, हामी हूँ। आपने काम करना है, लोगों की खिदमत करनी है। बुनियादी मकसद जिया यूथ ये का है कि जो महल्ले दार कमेटियाँ हैं, जो इलाके हैं, वहाँ पर नौजवानों को मजबूत किया जाए और उन्हीं इलाकों के मसाइल को वहीं के वसाइल के इस्तेमाल करते हुए हल किया जाए। और इसमें आम अफराद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिया यूथ में कोई पाबंदी नहीं है कि आप जमात इस्लामी के रुकन होंगे तभी करेंगे। जमात इस्लामी के अंदर ये मौजूद है कि वहाँ अमीर के इंतखाब के लिए अरकान को वोट देना पड़ता है, लेकिन जो उसकी शुबा जाते हैं जिया यूथ अल खिदमत फाउंडेशन, अगर आप काम करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, उसके लिए दरवाजे खुले हैं और बेशुमार लोग काम भी कर रहे हैं। तो जो जमात इस्लामी की तरफ से आपको जो फंड्स मिलता है उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं?
پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی طرف سے نہیں، ہم لوگوں سے ہی فنڈ جنریٹ کرتے ہیں اور جس جگہ سے فنڈ جنریٹ ہوتا ہے وہیں پہ لگ جاتا ہے. اب اس وقت میرپور میں جو 235 بچوں کا جو ڈونیٹ ہو رہے ہیں، جو مانا وظیفہ دیا جا رہا ہے، ان میں سے 100 کے قریب وہ بچے ہیں جو لوکلی انویسٹر نے، لوکلی جو ڈونر ہیں وہ دیتے ہیں جماعت اسلامی کے اعتماد کرتے ہوئے 100 سے 150 کے قریب، اور باقی 100 کے بچے وہ ہیں جن کا اوور آل پاکستان سے یا باہر سے اوورسیز پاکستانی وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں. وہ جماعت الخدمت فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن ہر 3 ماہ بعد ایک چیک کاٹ کر ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتی ہے کہ انہیں شرمندہ بھی نہ ہونا پڑے. پیسے پکڑنے کے لیے ان کی والدہ کے نام پہ اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں. تو جماعت اسلامی کا جو پیسہ آتا ہے، جو بھی آتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے خرچ ہوتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا. تو یہ فنڈ کا آڈٹ بھی ہوتا ہے؟ جو جماعت اسلامی کو فنڈز ملتے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بندہ جماعت اسلامی سے ہے یا نہیں، ضرورت مند ہے یا نہیں. 5.5 کروڑ روپے جو ابھی تقسیم کیا ہے زلزلہ زدگان میں، تو اس میں جماعت اسلامی کے لوگوں نے دیکھا، اس میں دیکھا گیا متاثر بندے کو. باقی جو آپ نے سوال کیا آڈٹ کا، تو اگر آپ 100 روپیہ جماعت اسلامی کے بیت المال سے لے کے جائیں گے ایک پیپر لینے کے لیے، تو اس کی بل اور باقی اگر 98 روپیز بچے ہیں آپ کے پاس، تو وہ آپ کو بیت المال میں واپس جمع کروانے پڑیں گے. اتنی سختی ہے. اور اسی طرح جو آڈیٹر آتا ہے بہت اچھا ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا کام کرنے کے باوجود، میں نے ذوالقرنین بھٹ صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا، تو مختار صاحب جواب دیجیے گا کہ اتنا کام کرنے کے باوجود لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں، وقتی مفادات ہوتے ہیں لوگوں کے، جو تھانہ کچہری کے. اور تھانہ کچہری میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ چوری کر کے، ڈکیتی کر کے جائے اور وہ کہیں گھر والے کہ جی ہمارا بندے نے یہ ظلم اور زیادتی کر کے گیا، اور آپ اس کی سپورٹ کریں. جماعت اسلامی ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتی ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دیتی. وہ لوگ دیکھتے ہیں مفادات کہاں سے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. ہم تو حقوق کی بات کرتے ہیں کہ جو بھی بندہ حقدار ہو اس کا حق ملے، نہ کہ اس پہ ظلم ہو. تو اگر آپ ظالم کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے، وہی طریقہ کار اختیار کریں گے، تو کیا فرق رہ جائے گا جماعت اسلامی اور دوسری پارٹی؟ بہت شکریہ جی. یہ تھے امتیاز بدمی صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے.